दोस्तों, नेतन्याहू की अकड़ ढीली पड़ रही है। कतर पर हमले को लेकर उन्होंने सीधा पीएम अल थानी से माफ़ी मांग ली है और इस माफ़ी के बाद इजराइल में बवाल मच गया। इजरायली पत्रकार इसे माफियों का हीरो कहने लगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, ग्लोबल समुद्र जहाज़ों की पूरी सुरक्षा कर रहा तुर्की पानी में डूबने वाले जहाज़ को भी बचाया। इजरायली धमकियों के बावजूद गाज़ा के बेहद करीब पहुंचा काफिला। और साथ में आपको बताएंगे, अंधभक्तों के फेवरेट भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा ने घोषित किया आतंकवादी। अब क्या होगा इसका असर, बताएंगे इस वीडियो में। इनके अलावा रूस यूक्रेन के बीच बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका रूस के अंदर तक हमला करने वाला हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान किया है, जिसके बाद रूस ने ऐसा जवाब दिया, ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला चला है, उन्होंने कतर से माफ़ी मांग ली है। मामला 9 सितंबर को दोहा पर इजरायली हमले का है, जिसमें कतर की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ और एक कतरी सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई थी। अल जज़ीरा को एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि ये माफ़ी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी को फ़ोन कॉल के जरिए दी गई। इस कॉल में नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों शामिल थे। बताया गया कि ये पहल ट्रंप की तरफ से हुई और तीनों नेताओं ने मिलकर बातचीत की। व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की कि नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन पर खेद जताया और भरोसा दिलाया कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के दौरान कतरी सुरक्षाकर्मी की मौत अनजाने में हुई और इसके लिए गहरा दुख जताया। कतर ने इस बयान का स्वागत किया और कहा कि वो अब भी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए योगदान देने को तैयार है। इसी कॉल में गाज़ा युद्ध को ख़त्म करने के ट्रंप के प्रस्ताव और क्षेत्र में सुरक्षा की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। याद रहे कि इजराइल को दोहा पर हमले के बाद अरब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ये हमला उस समय हुआ था जब हमास के नेता दोहा में बैठकर युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इस हमले में हमास के 5 सदस्य और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गए थे। कतर ने इस हमले को धोखेबाजी भरा आक्रमण और राज्य आतंकवाद बताया था और कहा था कि ये उनके मध्यस्थता प्रयासों पर सीधा हमला है। वहीं इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू के इस कदम पर चर्चा छिड़ गई। हिब्रू मीडिया के मुताबिक कतर ने साफ कहा था, जब तक नेतन्याहू माफ़ी नहीं मांगते तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं इजरायली पत्रकार योसी मेलमैन ने नेतन्याहू को नाकामियों और माफियों का हीरो करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने अब उन्हें माफ़ी के लिए मजबूर किया, ठीक वैसे ही जैसे 2010 में बराक ओबामा ने तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री एर्दोगान से माफ़ी मंगवाई थी जब उनके जहाज़ पर हमला किया था, और 1997 में किंग हुसैन से भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी जब अम्मान में हमास नेता खालिद मशाल की हत्या की कोशिश नाकाम हुई थी। इजरायली पत्रकार ने लिखा, बीबी यानी नेतन्याहू ऑपरेशन करवाते हैं, नाकाम होते हैं और फिर झुककर माफ़ी मांगते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ जहाज़ों में तकनीकी खराबी आने के बाद ये मिशन थोड़े समय के लिए रुका था। इसी दौरान तुर्की ने जोनी एम नाम के एक जहाज़ को बचाया, जिसमें इंजन रूम में पानी भर जाने से डूबने का खतरा हो गया था। दोस्तों, ये बेड़ा अभी गाज़ा से करीब 300 समुद्री मील दूर है। अगले कुछ दिनों में इसके ऑरेंज जोन में पहुंचने की उम्मीद है, जहां इजरायली नौसेना रोकने की कोशिश कर सकती है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर ने बताया कि इस क्षेत्र में इटली और स्पेन की युद्धपोत और तुर्की रेड क्रिसेंट का जहाज़ भी मौजूद है। तुर्की प्रशासन ने पुष्टि की कि जोनी एम जहाज़ से आए SOS सिग्नल पर कार्रवाई की गई और यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। इस जहाज़ पर लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, फिनलैंड, मैक्सिको और मलेशिया समेत कई देशों के लोग सवार थे। वहीं फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक तुर्की के कोरलू एयरबेस से 3 बड़े ड्रोन लगातार 3 दिनों से फ्लोटिला के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। ये दिखाता है कि इन नौकाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलचस्पी कितनी बढ़ गई है, क्योंकि इनका मकसद इजराइल की लगाई हुई नाकेबंदी तोड़कर गाज़ा तक मानवीय मदद पहुंचाना है। वहीं हादसे को लेकर फ्लीट के बयान के मुताबिक इस घटना से ज़्यादा देरी नहीं होगी और 4 दिनों के भीतर गाज़ा पहुंचने की योजना बनी हुई है।
दोस्तों ये बेड़ा अगस्त के आखिर में स्पेन के बार्सिलोना पोर्ट से रवाना हुआ था। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में एक और काफिला इटली के जेनोवा पोर्ट से शामिल हुआ। कुल मिलाकर इस ग्लोबल फ्लोटिला में करीब 50 जहाज और 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल हैं, जो 40 देशों से आए हैं। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जहाज एक साथ गाजा की ओर बढ़ रहे हैं। गाजा पर इजरायल की जारी कार्रवाई अक्टूबर 2023 से शुरू हुई नरसंहार में बदल चुकी है, जिसमें अब तक 66,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 1,68,000 लोग घायल हुए हैं और पूरी बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी समूह घोषित किया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि ये गिरोह भारत में है और इसका नेता जेल में रहते हुए भी मोबाइल से अपराध करता है। पिछले साल कनाडाई पुलिस ने कहा था कि भारत ने इस गिरोह को कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों को मारने और डराने के लिए इस्तेमाल किया। भारत ने इसे गलत बताया और कहा कि वो कनाडा के साथ मिलकर इस गिरोह की फंडिंग रोक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 700 गुर्गे सक्रिय है, जो डकैती से लेकर जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल है। कनाडा में अब कुल 88 आतंकवादी समूह हैं। पुलिस इन समूह की संपत्ति जब्त कर सकती है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। वैसे ये भी सच है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस गैंग को सपोर्ट करते हैं, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। अब कनाडा सरकार इस गिरोह की संपत्ति जब्त कर सकती है और उनके बैंक खाते बंद कर सकती है। इससे उनके अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा के मंत्री गैरी आनंद संगरी ने कहा कि हर किसी को अपने घर और समाज में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। इस फैसले से हमें बिश्नोई गिरोह को रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों का नाम सामने आया था। ये जांच ट्रूडो सरकार ने करवाई थी। इसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई थी। कनाडा सरकार ने भारत सरकार पर लॉरेंस गैंग के जरिए कनाडा में अपने नागरिकों की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। हालांकि मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका के यूक्रेन प्रतिनिधि कीथ केलिग ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अगर रूस के अंदर गहराई तक अमेरिकी हथियारों से हमला करता है तो ये पूरी तरह मुमकिन है। दूसरी तरफ रूस ने इन धमकियों को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में केलिग से जब पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की इजाज़त दी है, तो उन्होंने साफ कहा हाँ बिल्कुल, यूक्रेन को चाहिए कि इन हथियारों का इस्तेमाल करे और रूस के अंदर गहराई तक वार करे। कोई भी किला ऐसा नहीं जो टूटे ना। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वाशिंगटन यूरोप को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें बेचने पर विचार कर रहा है, जिन्हें बाद में यूक्रेन को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा हम इस पर यूरोप से बात कर रहे हैं, उनकी कई मांगे हमारे पास आई है। आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे और वही फैसला अमेरिका के हित में होगा। दूसरी तरफ रूस ने इन बयानों को नज़रअंदाज किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यूक्रेन के पास मोर्चे पर हालात बदलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी जादुई हथियार नहीं है, चाहे वो टॉमहॉक हो या कुछ और, इनसे कुछ नहीं बदलेगा। ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका का रुख अचानक बदल गया है। अभी पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन रूस से अपना पूरा इलाका वापस ले सकता है और उससे भी ज़्यादा, जबकि पहले महीनों तक वो कहते थे कि कीव को शायद कुछ ज़मीन छोड़नी पड़े। उपराष्ट्रपति वेंस ने यह भी कहा कि रूस के मामले में ट्रंप का सब्र अब टूटने लगा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से अपील की है कि यूक्रेन में जारी इस खूनी लड़ाई को अब रोका जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।